आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने 13 साल तक अपने जवान बेटे की खिदमत करी। वो बेटा जो 13 साल तक कोमा में रहा, जो जिस्म का कोई भी हिस्सा हिला नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था, पानी खुद नहीं पी सकता था, खाना खुद नहीं खा सकता था, वॉशरूम खुद नहीं जा सकता था। उस बेटे की खिदमत में ये माँ बाप 13 साल तक लगे रहे। ये लड़का गया था चंडीगढ़ पढ़ाई करने, लेकिन वहाँ पर जो हॉस्टल था, हॉस्टल के चौथे फ्लोर की जो बालकनी थी, वहाँ से गिरने की वजह से सिर में एक गंभीर चोट लगी और उसके बाद 13 साल तक ये लड़का, जिसका नाम हरीश राणा है, वो बिस्तर पर लेटा रहा। परिवार ने भरपूर कोशिश करी कि किसी तरीके से हरीश फिर से खड़ा हो जाए, चलने लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ज़िंदगी फिर से उसकी नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 13 साल तक परिवार ने हर बड़े से बड़े डॉक्टर को, अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा हरीश की तबीयत में। इसके बाद साल 2022 में हरीश के परिवार ने एक इच्छा जाहिर करी। उनके दिमाग में ख्याल आया कि हमारे बाद हरीश का कौन ध्यान रखेगा अगर कल को हमें कुछ हो जाए, क्योंकि हम बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़ापा हमारे सर पर है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो हरीश का कौन ध्यान रखेगा। बस यही वजह थी जिसकी वजह से हरीश के माँ बाप ने अपने दिल पर पत्थर रखा और अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करने गाजियाबाद कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट ने उनकी जो अपील थी, जो उनकी याचिका थी, उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया, लेकिन कोई भी उन्हें वहाँ से इच्छा मृत्यु की जो परमिशन थी वो मिली नहीं। परिवार थक हार कर वापस आ जाता है, लेकिन हरीश का जो आधार कार्ड था वो दिल्ली के एड्रेस पे था, जिसके बाद परिवार जो है दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगती है। हाई कोर्ट उनकी याचिका को नामंजूर कर देता है। इसके बाद परिवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो पूरा मामला सुना जाता है और फिर उसके बाद एक फैसला आता है कि हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। 24 मार्च को हरीश राणा ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली, 4:03 के आसपास। और कल यानी कि 25 मार्च को सुबह 9:40 के आसपास हरीश राणा का अंतिम संस्कार दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित एक शमशान घाट है, वहाँ पर हरीश राणा को उनके छोटे भाई आशीष ने मुखाग्नि दी। जब बेटे का शव शमशान घाट पहुंचा तो हरीश राणा के जो पिता हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर बोला कि कोई रोना मत, बेटा शांति से जाए, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं। बेटा अब जहां जन्म ले उसे भगवान का आशीर्वाद मिले। दोस्तों, आपको बता दूं, 31 साल के हरीश राणा ने 24 मार्च को दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस ली थी। वो 13 साल से कोमा में थे। डॉक्टर्स के मुताबिक परिवार ने हरीश के फेफड़े, दोनों किडनियां और कॉर्निया दान किया है। इससे 6 लोगों की जान बच सकती है। हरीश एम्स में पैसिव यूथनेशिया उन्हें दिया गया है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा था उसे रोक दिया जाए या फिर हटा दिया जाए, ताकि मरीज की जो मौत है वो प्राकृतिक हो सके। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को 11 मार्च को, दोस्तों मैं आपको बता दूं, इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। ये हमारे देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई थी। हरीश को 14 मार्च को गाजियाबाद वाले घर से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया था और 16 मार्च से हरीश की जो फीडिंग ट्यूब थी, जो खाने वाली नली उनके पेट में लगी हुई थी, उसे हटा दिया गया था। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा जो थे वो दरअसल चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे और इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया था और वो कोमा में चले गए थे। ना वो कुछ बोल सकते थे और ना ही महसूस कर सकते थे। उनकी पूरी बॉडी जो थी वो पैरालाइज थी। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया था। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब पर, यानी कि खाने पीने की जो नली होती है, और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर होता है। आपको बता दूं, इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के जो शरीर था उस पर बेड सोर्स यानी कि गहरे घाव बनने शुरू हो गए थे। उनकी हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी। यहाँ तक कि जो उनकी माता जी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि कई बार जो घाव तो इतने ज़्यादा गहरे हो गए थे कि उनमें से बदबू तक आने लगी थी। ये स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक थी। परिवार के लिए उन्हें ऐसा देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया था। वेंटिलेटर, दवाइयाँ, नर्सिंग और देखभाल पर
13 साल में इतना खर्च हो चुका था कि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका था। जो हरीश के पिता हैं वो एक छोटा सा स्टॉल लगाते थे सोसाइटी में, जहाँ पर वो सैंडविच, पोहा और जो स्प्राउट्स होते हैं ये छोटे बच्चों को दिया करते थे, और जो उससे थोड़ा बहुत आता था उससे घर खर्च चलता था, थोड़ी बहुत पेंशन आती थी जिससे हरीश के इलाज पर लगा दिया जाता था। हरीश के परिवार ने सबसे पहले दोस्तों 3 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी, इच्छा मृत्यु की इजाज़त मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख अपनाया था। 2005 में कॉमन कॉज नाम की एक संस्था, एक एनजीओ है, उन्होंने पैसिव यूथनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अधिकार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती। ये पहला हमारा मामला था जब देश में इच्छा मृत्यु को लेकर किसी एनजीओ ने या किसी संस्थान ने इस एक अधिकार मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस तरह याचिका दायर की थी। आपको बता दूं, इस पर 9 मार्च 2018 को सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी। ये मामला सोचिए, 2005 में कॉमन कॉज जो एनजीओ था उसने याचिका दायर करी थी, तब जाके पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने पूरा अच्छे से इस बात को समझा, पूरी इस पे एक डिस्कशन हुआ, जजेस ने पूरी इसमें पूरी अपनी जो चीज़ होती है पता किया कि क्या चीज़ है, क्या फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक प्रूफ क्या है, सारी चीज़ों को पूरा देखभाल की गई, उन्हें अच्छे से समझा गया। इसके बाद 9 मार्च 2018 को जो सीजीआई थे दीपक मिश्रा, उनकी अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या वेजिटेटिव स्टेट में यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। ये कोर्ट ने उस वक्त कहा था, यानी कि 2018 में, आज से तकरीबन 8 साल पहले, जब इच्छा मृत्यु को मान्यता दी गई थी। हालांकि ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है दोस्तों, जिसमें सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का अधिकार भी है। आपको बता दूं, इच्छा मृत्यु को लेकर कुछ अलग अलग नियम भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एक प्रॉपर एक डिस्कशन हुआ और एक पूरा नियम बनाए गए। वो नियम क्या है मैं आपको अब थोड़ा सा समझा देता हूं। 2018 में पैसिव यूथनेशिया को वैधता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 तरह के दोस्तों नियम बनाए थे। पहला नियम क्या था कि जब मरीज ही लिविंग विल लिख रखी हो, यानी कि जब मरीज ने जिंदा रहते हुए अपनी लिविंग विल लिख रखी हो, जब मरीज ने मेंटली फिट रहते हुए अपनी इच्छा से लिविंग विल लिखी हो, इस लिविंग विल में साफ तौर पर लिखा जाता है कि मरीज की बीमारी अगर लाइलाज हो जाए, यानी अगर वो अब कभी ठीक होने लायक वाली सिचुएशन में नहीं हो, तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी कुछ नियम बनाए थे। मतलब ये तो एक नियम था ही कि जो इंसान मेंटली फिट हो, अगर उस सिचुएशन में वो एक लिविंग विल बनाता है और उसमें ये चीज़ लिखता है कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो लाइलाज हो और उसे वेंटिलेटर पर डाला जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उससे वेंटिलेटर हटा दिया जाए अगर उसकी जो तकलीफ है, जो उसकी बीमारी है, उसमें ठीक होने की कोई गुंजाइश ना बचे। लेकिन इसमें भी जो कोर्ट है उसने नियम बनाए थे। 18 साल से ज़्यादा उम्र और स्वस्थ व्यक्ति ही लिविंग विल लिख सकता है। मरीज ने 2 गवाहों के सामने लिविंग विल साइन की हो, डॉक्यूमेंट्स को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वेरीफाई किया हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड और जिला स्तर के एक बाहरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली गई हो। दोनों बोर्डों की मंजूरी मिलने के बाद वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद किया जा सकता है। ये कानूनी पूरा प्रोसेस है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में परिवार को जानकारी दी जाती है। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है अगर ऐसा कोई केस है तो। लेकिन जब कोई लिविंग विल ना लिखा हो, जिसने अगर सपोज किसी ने तो लिविंग विल लिख दी है, जब वो मेंटली फिट था, उसने अपने होशो आवाज़ में पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए लिखा, तो वो तो एक जायज़ चीज़ है। लेकिन सोचिए हरीश राणा का जैसे केस था जिसमें उन्होंने कोई ऐसे लिविंग विल नहीं बनाई थी। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब मरीज अपने होश में रहते हुए लिविंग विल नहीं बनाता है, तो उसका जो परिवार होता है या करीबी होते हैं वो ये फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ अलग अलग चीज़ों को सब चीज़ों में डिवाइड किया गया है। जैसे हालांकि इतना आसान इसलिए भी नहीं है,
इसके लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बनाए गए इन नियमों का पालन करने के लिए कहा था। वो नियम क्या है मैं आपको बता दूं कि अस्पताल के डॉक्टरों का एक बोर्ड मरीज की कंडीशन चेक करके रिपोर्ट बनाता है। कलेक्टर जो है वो 3 से 5 एक्सपर्ट्स द्वारा मेडिकल बोर्ड बनाते हैं जो ये रिपोर्ट चेक करता है कि दोनों बोर्ड के सहमत होने पर इस फैसले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। मजिस्ट्रेट मरीज से लेकर आखिरी निर्णय लेते हैं। अगर इसमें किसी तरह की विवाद की स्थिति होती है तो हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। साथ ही साथ अब बता दूं, इच्छा मृत्यु के भी दोस्तों 2 तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि इच्छा मृत्यु का सिर्फ पैसिव यूथनेशिया ही एक तरीका है, इसके अलावा भी एक और तरीका है। तो अब चलिए उस बारे में भी थोड़ा सी बात करते हैं। पैसिव यूथनेशिया सबसे पहले क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि इसमें मरीज का इलाज या लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है, वेंटिलेटर हुआ, फीडिंग ट्यूब या दवाई जो है वो रोक दी जाती हैं ताकि उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हो सके। इसमें डॉक्टर कोई नया काम नहीं करते, सिर्फ इलाज बंद कर देते हैं। मतलब कोई नया इलाज या उसको कोई नया टेस्ट वगैरह या कोई अलग चीज़ नहीं शुरू करते हैं। जो उसका करंट इलाज चल रहा होता है सिर्फ उसे रोक दिया जाता है। मौत का कारण जो होती है ऐसी सिचुएशन में बीमारी ही होती है, क्योंकि जब इलाज नहीं मिलता है तो इंसान धीरे धीरे उसे बीमारी की वजह से उसकी प्राकृतिक तरीके से मौत हो जाती है। अब दूसरा तरीका होता है एक्टिव यूथनेशिया। इसमें मरीज को मौत देने के लिए डॉक्टर दवाई या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। भारत में खैर ये गैर कानूनी है कि किसी भी इंसान को कोई दूसरी बाहरी तरीके से कोई दूसरी चीज़ दवाई या इंजेक्शन के तौर पे दी जाए जिसकी मौत हो। अगर कोई जानबूझकर किसी मरीज को दवाई देकर मारता है तो दोस्तों इसे बीएनएस की धारा के तहत हत्या या फिर आत्महत्या में मदद के लिए माना जाता है कि अगर कोई इंसान जानबूझकर किसी शख्स को बाहर से दवाई या इंजेक्शन देके उसकी मौत करता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़, इसको आसान शब्दों में अगर समझना है तो मैं आपको बताऊं, जैसे हरीश राणा है। हरीश राणा के पेरेंट्स ने बाकायदा एक लीगल प्रोसेस को फॉलो किया क्योंकि उनके पास एक्टिव लिविंग विल नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने जो कानूनी तरीका था उसको अपनाया। वो अदालत के दरवाजे पे गए, अदालत में उन्होंने याचिका डाली। पहले हाई कोर्ट गए दिल्ली, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया कि उन्हें पैसिव यूथनेशिया दी जाए, यानी कि जो पूरी प्रोसेस था इलाज का वो रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माना और उसके बाद उनकी जो है इच्छा मृत्यु उनको दे दी गई। लेकिन सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर बताऊं, अगर उनके माँ बाप जो हैं जब उन्हें गाजियाबाद कोर्ट में गए थे और या फिर दिल्ली हाई कोर्ट से जब उन्हें निराशा हाथ लगी थी, जब इच्छा मृत्यु की मंजूरी नहीं दी गई थी, सोचिए अगर उस टाइम पे वो अपनी हिम्मत खो देते और बाहरी तौर पर कोई दवाई या कोई इंजेक्शन दे देते जिससे हरीश की डेथ हो जाती, तो वो जो केस होता, वो सिचुएशन जो होती, वो हत्या या फिर आत्महत्या में मदद करने के कैटेगरी में वो अपराधी माने जाते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है उनको पैसिव यूथनेशिया का उनको परमिशन मिली। इस वजह से ये जो केस है ये अलग केस था। आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इससे पहले ऐसे किसी मामले में क्या कभी किसी को इच्छा मृत्यु हुई है? तो आपको याद होगा 2011 के अरुण शानबाग केस ने पैसिव यूथनेशिया को पहली बार लीगल बनाया था, जो 2018 के कॉमन कॉज केस का आधार बना। 1973 में मुंबई के दोस्तों केईएम हॉस्पिटल में 42 साल की नर्स अरुणा शानबाग का एक वार्ड अटेंडेंट ने उन पर हमला किया था और उनका रेप भी किया था। हमले में लगी गंभीर दिमागी चोट की वजह से अरुणा कोमा में चली गई थी। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए साल 2009 में एक पत्रकार पिंकी विरानी ने अरुणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में अरुणा की लाइफ सपोर्ट मशीन हटाने की मांग की गई ताकि उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार बताया था, लेकिन अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वो तब कुछ हद तक बिना मशीनों के सांस ले रही थी। इसके बाद 2015 में अरुणा शानबाग की प्राकृतिक रूप से जो है मृत्यु हो गई थी। लेकिन इच्छा मृत्यु को लेकर दुनिया के जो हमारे अलग अलग देश हैं वहाँ पर अलग अलग कानून भी हैं। मसलन अगर हम बात अमेरिका की करें तो सभी 50 राज्यों में अमेरिका में एक्टिव यूथनेशिया अवैध है। वॉशिंगटन डीसी जैसे 12 राज्यों में कोर्ट के फैसले के आधार पर मेडिकल एड इन डाइंग यानी कि दवा देकर मौत वैध मानी जाती है। लेकिन रूस में जो है एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के यूथनेशिया अवैध हैं। अगर डॉक्टर यूथनेशिया करते हैं तो उन्हें सज़ा भी हो सकती है। रूस में ये कानून है। पाकिस्तान में यूथनेशिया पूरी तरह से अवैध है। इसमें मदद करने या बढ़ावा देने पर 14 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
चीन में एक्टिव यूथेनेशिया को हत्या जैसा माना जाता है। 2022 में एक केस के बाद पैसिव यूथेनेशिया की शर्तों के साथ इजाज़त वहाँ पे मिल गई थी। लेकिन मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि ईरान, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबनान, इराक, यूथनेशिया यहाँ पर पूरी तरीके से अवैध है। इजराइल, सऊदी अरब, यूएई में एक्टिव यूथनेशिया अवैध है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया अदालत के फैसले या फिर कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये था अलग अलग देशों के कानून, जहां पर मैंने आपको बताया कि एक्टिव यूथनेशिया क्या होती है, पैसिव यूथनेशिया क्या होती है, और इच्छा मृत्यु के लिए क्या हमारे लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। तो इस पूरी चीज़ के ऊपर दोस्तों आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।